जितना वो समझ बैठा। वहाँ के रूल्स इतने सख्त हैं कि छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, और ऐसे ही हुआ। योन योंग चोल को 30 अप्रैल 2015 को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने बांधकर कई गोलियां मार दी। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स हिटलर के नाजी कैंप्स जैसे हैं। वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं। किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल लीडर है, अपने कंट्री के मिलिट्री और पॉलिटिकल मैटर्स को बहुत ही सीरियस ले लेता है। एक दिन किम जोंग उन ने अपने मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी। ये मीटिंग थी लीडरशिप और मिलिट्री स्ट्रेटजी को लेकर, जिसमें सब ऑफिसर्स को अपनी अपडेट्स देनी थी। डिफेंस मिनिस्टर योन योंग चोल, जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन मीटिंग के दौरान योन योंग चोल का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो इतना डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था कि मीटिंग के बीच में ही वो अपनी सीट पर सो गया। बाकी लोगों ने जब देखा तो बिल्कुल डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब किम जोंग उन ने खुद उसकी तरफ देख लिया। वो गुस्से से एकदम आग बगोला हो गया। उसके लिए ये बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात थी, क्योंकि वो चाहता है कि उसके ऑफिसर्स हमेशा एक्टिव रहें, खासकर जब वो बात कर रहा हो। अगले दिन किम ने अपने ऑफिशियल्स को हुक्म दिया कि इस गलती की सजा इसको सबसे खतरनाक दी जाए। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक योन योंग चोल को 30 अप्रैल 2015 को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने बांधकर कई गोलियां मार दी, और ये एक ऐसी सजा थी जो पब्लिकली दिखाई गई, जिसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि डर और कंट्रोल का सीधा पैगाम था। नॉर्थ कोरिया, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला और सबसे ज्यादा मिस्ट्री भरा मुल्क कहा जाता है, वहाँ के रूल्स ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। डिक्टेटरशिप नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के हर पहलू पर गवर्नमेंट की पूरी पकड़ होती है, चाहे वो आपके कपड़े हो, आपकी सोच हो, या आपके सांस लेने का तरीका हो। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप क्या कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपने गलत स्टाइल की हेयर कट या कपड़े पहने तो उसी वक्त सजा मिल सकती है। आपको पता है वहाँ सिर्फ 4 टीवी चैनल्स ही होते हैं, जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट ही दिखाई देता रहता है हर वक्त। नॉर्थ कोरिया से भागकर बॉर्डर क्रॉस करना मौत के बराबर समझा जाता है। अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको लाइफ टाइम जेल या एग्जीक्यूशन तक सजा हो सकती है। एक और शॉकिंग बात यह है कि अगर कोई फैमिली मेंबर रिजीम के खिलाफ कुछ करता है या किम जोंग उन को क्रिटिसाइज करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी पूरी फैमिली को सजा दी जाती है, जनरेशन की जनरेशंस तक भी, जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। अब गिल्ट बाय एसोसिएशन क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक है ए यानी ग्रैंडफादर, एक है बी उसका बेटा, और एक है सी यानी उसका आगे बेटा। अब इन तीनों में से कोई एक गलत काम करता है। मान लो बी ने गलत काम किया है या कुछ ऐसा काम किया जो गवर्नमेंट को बुरा लगा है, तो उसकी सजा इन तीनों को मिलेगी। चाहे जुर्म एक ने किया हो, लेकिन सजा तीनों को मिलेगी। अब इससे एक पूरी फैमिली में डर का माहौल रहता है, जिसमें लोग अपनी फैमिली की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते और चुप रहना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। सोच कर ही देखो कितना मुश्किल है नॉर्थ कोरिया में सर्वाइव करना। क्या आप नॉर्थ कोरिया में रहना पसंद करेंगे? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, जब आप नॉर्थ कोरिया के अंदर की हकीकत को और गहराई से देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये तो असली कहानी उस सिस्टम की है जहां एक ही फैमिली ने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में ले रखा है। चलिए अब इस डिक्टेटरशिप की रियल हिस्ट्री भी थोड़ी सी देख लेते हैं। सब कुछ शुरू होता है 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान हार गया। उस वक्त कोरिया, जो पहले जापान के कब्जे में था, अब उससे आजाद हो गया है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में चला गया, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया। फिर 1948 में नॉर्थ कोरिया में एक नया लीडर आया, किम इल संग। ये आदमी कम्युनिस्ट था और इसी ने ही नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप बनाया था। उसने हर चीज पर कंट्रोल रखना शुरू कर दिया, आर्मी, मीडिया और रिलीजन पर। किम इल संग के बाद उसका बेटा आया, किम जोंग इल, जो 1994 में पावर में आया था, और फिर उसके बाद उसका बेटा आया, किम जोंग उन, जो 2011 से लेकर अब तक का लीडर है। इस फैमिली ने 3 नस्लों से पावर अपने पास रखी हुई है। इसके अलावा आज के टाइम में मुल्क में कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सब सिर्फ
रिजीम का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इंटरनेट तो अब आम आदमी के लिए सपना बन गया है। गवर्नमेंट हर तरह से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को रोक देती है ताकि लोग सिर्फ उनके कंट्रोल में रहें। ये डिक्टेटर अपनी पावर को बनाए रखने के लिए अपनी आवाम को भूखमरी और गरीबी में भी रखता है। खाने की कमी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए स्ट्रगल आम सी बात है। 2025 में नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस की सूरत हाल और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मार्च 2025 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 58 सेशन के दौरान यूएन स्पेशल रिपोर्टर एलिजाबेथ सलमोन ने इस हालत को बहुत ही अलार्मिंग करार दिया है। उन्होंने बताया है कि लगभग 12 मिलियन लोग यानी आधी नॉर्थ कोरियन आबादी अंडर नोरिशमेंट का शिकार है। मतलब उन्हें इतनी भी ग़िज़ा नहीं मिलती कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। इसके अलावा एक शॉकिंग बात यह भी है कि अब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने लोकल मार्केट्स जहां लोग पहले अपनी जरूरत की चीजें ले सकते थे उन पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। अब चावल और मकई जैसी अहम चीजें सिर्फ स्टेट रन दुकानों में ही मिलती हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। प्राइवेट खरीदो फरोख्त बंद होने से लोगों के पास खाने का आखिरी जरिया भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये फूड क्राइसिस तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाया है जो आपकी और मेरी सोच से बाहर है। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सिर्फ 28 हेयर स्टाइल अप्रूव्ड है। अगर आप उन हेयर स्टाइल में से कोई अपने लिए चूज नहीं कर पाते, अपना खुद का स्टाइल बनवाते हैं बालों का, तो आपको गवर्नमेंट से बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का फॉरेन टीवी शो या मूवीज देखना भी इलीगल है। अगर कोई पकड़ा जाए तो कई साल तक उसे जेल में कैद रखा जाता है। सुनने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोग सिर्फ उन्हीं शूज को पहन सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। जो बंदा अपने पसंद के शूज पहनने की कोशिश करता है उसको भी सजा पड़ सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन्स अलाउड हैं, लेकिन वो सिर्फ मुल्क के अंदर ही काम करते हैं। इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। इंटरनेशनल कॉल करना भी गैर कानूनी समझा जाता है। पकड़े जाने पर सीधा मौत की सजा सुना दी जाती है। एंड नॉर्थ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज को अपने तरीके से कंट्रोल किया गया है, जहाँ वर्ड्स और फ्रेजेस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के मुताबिक मॉडिफाई किए जाते हैं। वेस्टर्न वर्ड्स या फॉरेन टर्म्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। लोग अपनी बातें भी रिजीम के नॉर्म्स के मुताबिक ही कर सकते हैं। यहाँ पर अब दो टाइप के लोग आते हैं। एक वो जिनका सवाल होता है कि क्या ये डिक्टेटरशिप खत्म हो सकती है, पर वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि अब इस रिजीम को गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोग दुनिया से कट ऑफ है। ना उनके पास कोई आजाद मीडिया है, ना इंटरनेट और ना ही बाहर जाने का रास्ता। जो कुछ भी वो जानते हैं वो सिर्फ सरकार के जरिए मिलता है। एक तरह का प्रोपेगेंडा जो उन्हें ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि उनका लीडर परफेक्ट है और बाकी दुनिया ही उनके खिलाफ है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली सोचें तो हर सिस्टम चाहे वो कितना भी मजबूत हो कभी ना कभी तो हिलता है ना। सोवियत यूनियन भी कभी अनबीटेबल लगता था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो भी टूट गया। तो क्या नॉर्थ कोरिया के साथ भी ऐसा हो सकता है? इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे एक बड़ा ही हैरानकुन वाकया पता चला है नॉर्थ कोरिया का, कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। 2016 में ओटो वॉम्बियर नाम का एक यंग अमेरिकन लड़का जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, नॉर्थ कोरिया का टूरिस्ट वीजा लेकर वहाँ पहुँच गया। उसका प्लान था वहाँ की जिंदगी को समझना और कल्चरल एक्सपीरियंस लेना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना वो समझ बैठा। वहाँ के रूल्स इतने सख्त है कि छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और ऐसे ही हुआ। ओटो ने एक होटल में स्टे किया, जहाँ से जाते वक्त उसने रिपोर्टेडली एक प्रोपेगेंडा पोस्टर उठा लिया था जो नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। वो पोस्टर उसने होटल के कमरे से चुराया था, शायद अपनी मेमोरीज के लिए। लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज को ये बड़ा ही गलत लगा। उसे फौरन पकड़ लिया गया और उस पर स्टेट हॉस्टिलिटी का केस थोप दिया। Please save my life. कोर्ट में उसको, आप यकीन नहीं करोगे, 15 साल के लिए हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई थी। इसका मतलब था जेल में सख्त मेहनत, बहुत कम खाना और टॉर्चर जैसे हालात। ओटो की हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बजाय वहाँ की जेल अथॉरिटीज ने उसको और परेशान किया। 1 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन कुछ पॉलिसीज के तहत उसको 2017 में फाइनली रिलीज कर दिया गया और अमेरिका भेज दिया। लेकिन वो तब तक बिल्कुल बेहोश था। ओटो की बॉडी पर दर्द और नेग्लेक्ट के निशान देखे गए थे। जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसकी कंडीशन इतनी नाजुक थी कि इससे कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। साफ जाहिर होता है कि वहाँ के कानून और रिजीम कभी किसी को आजाद नहीं छोड़ सकते। असल में नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही लोगों को ये सिखाया जाता है कि किम फैमिली गॉड लाइक है। स्कूल, टीवी, पोस्टर्स और इवन कैलेंडर पर भी उनकी तस्वीर होती है। हर बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसका पहला जुमला यही होता है, किम इल संग इज आवर एटर्नल प्रेसिडेंट। लोगों के घरों में किम जोंग उन और उसके अबाओ अजदाद की तस्वीर लगाना भी लाजिम है और हर रोज उन्हें साफ करना होता है। अगर तस्वीर गंदी हुई या थोड़ी सी भी डैमेज हुई तो क्रिमिनल केस तक बन सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई फेसबुक, व्हाट्सएप
या यूट्यूब नहीं है, सिर्फ एक सीक्रेट सिस्टम है जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट चलती है। हर फोन कॉल, हर मैसेज मॉनिटर होता है। आप किसी को साउथ कोरिया कॉल करो तो सजा डेथ सेंटेंस तक पहुंच सकती है। एक टीनेज लड़के को कई लोगों के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो छुप के साउथ कोरियन ड्रामा देख रहा था। आजादी का नामो निशान ही नहीं है। लोग अपने शहर से दूसरे शहर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। जॉब्स भी गवर्नमेंट असाइन करती है। आप कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन मोटू किम जोंग ने कहा है कि फैक्ट्री वर्कर बनो तो आपको बनना ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स का जो खुलासा होता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। वहाँ रेप, स्टारवेशन, फोर्स लेबर और एग्जीक्यूशन डेली रूटीन का हिस्सा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स हिटलर के नाजी कैंप्स जैसे हैं। वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं और जिनमें से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही वापस आ पाए हैं, वो भी बिल्कुल बुरी हालत में। और जितना इन कानून का दिखावा डराता है उतनी ही खौफनाक वो सच्चाई है जो गवर्नमेंट दुनिया से छुपा कर रखती है। सबसे पहला और बड़ा राज है नॉर्थ कोरिया की असली इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी की हालत। बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा एक ताकतवर, खुशहाल और सेल्फ सफिशिएंट मुल्क होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर की हकीकत बहुत अलग है। बाहर से आने वाले लोगों को केयरफुली सिर्फ कुछ ही जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ सब कुछ अच्छा दिखता है, बट असली हालत तो क्या ही नहीं सकते। दूसरा मेन सीक्रेट है किम जोंग उन की रियल हालत और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। बाहर मीडिया में जब भी उसकी तबीयत को लेकर रिपोर्ट आती है तो नॉर्थ कोरिया उसको तस्दीक ही नहीं करता। अंदर के लोगों को यही बताया जाता है कि उनका लीडर लाजवाब और मजबूत है, जबकि रियलिटी में तो खैर। तीसरा बहुत बड़ा राज है नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ये रिजीम कभी अपनी असली ताकत या कमजोरी सबको नहीं दिखाता और हमेशा अपने वेपन डेवलपमेंट को सीक्रेट रखता है। लोगों को बस प्रोपेगेंडा के थ्रू बताया जाता है कि उनका मुल्क ही दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। चौथा जो मेन सीक्रेट है वो है लोगों पर की जाने वाली नजरबंदी और सर्विलेंस का असली एक्सटेंट। नॉर्थ कोरिया में हर आदमी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उनकी हरकत और बातचीत तक कंट्रोल की जाती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी कितनी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है और कौन उनके खिलाफ सरकारी रिपोर्ट करता है। और सबसे अजीब राज ये है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया कितनी एडवांस और बड़ी है। उनको अपनी स्पीचेस के थ्रू यही बताया जाता है कि भाई बाहर की दुनिया बड़ी ही खतरनाक है, नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल सेफ है आप लोगों के लिए। ये सब सुनकर आप सोचेंगे कि क्या कभी कोई इस वर्ल्ड बिगेस्ट प्रिजन से भाग भी निकला है या अभी तक कोई भी नहीं। हाँ, एक शख्स की कहानी मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी है और वो भागने वाला बंदा नॉर्थ कोरिया का सोल्जर ही था। 14 नवंबर 2017 का दिन था। प्योंगयांग का एक मिलिट्री बेस, सब कुछ रूटीन में लग रहा था, लेकिन एक सोल्जर ओ चोंग सोंग अपने माइंड में कुछ और ही सोच रहा था। उसने खुद से ये कह दिया कि या तो वो जिंदा साउथ कोरिया पहुंच जाएगा या फिर मार दिया जाऊंगा। अगले दिन उसने मिलिट्री जीप उठाई और बिना किसी को बताए फुल स्पीड से DMZ की तरफ भाग चला। DMZ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक नो मैन्स लैंड एरिया है और ये दुनिया का सबसे गार्डेड और एक्सप्लोसिव एरिया है। वहाँ हर कदम पर कैमरास, लैंड माइंस और आर्म्ड गार्ड्स होते हैं। ओ जोंग जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी मौत का सबब बन सकती है। जब वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो अचानक उसकी जीप एक गड्ढे में फंस गई। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लिहाजा वो जीप से कूदा और दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने देखा तो उन्होंने बिना किसी रुकावट के उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। पहली गोली उसके पीठ पर लगी, फिर दूसरी, तीसरी। उसके जिस्म से खून बहने लग गया था, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने जॉइंट सिक्योरिटी एरिया क्रॉस किया तो उसको एक और गोली लग गई और इस बार वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जैसे ही साउथ कोरियन सोल्जर ने उसे इस हालत में देखा तो फौरन उसे खींचकर साउथ कोरिया की तरफ ले आया। उस वक्त तक ओ चोंग सोंग 5 गोलियां खा चुका था। उसका जिस्म खून से मुकम्मल भीग गया था। उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और डॉक्टर्स घंटों तक उसका ऑपरेशन करते रहे। और जब वो होश में आया तो उसका पहला सवाल यही था कि क्या मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर्स ने बाद में मीडिया को बताया कि उसके पेट से पैरासाइट्स और इन्फेक्शंस निकले हैं, जो इस बात का सबूत है कि नॉर्थ कोरिया में लोग किस तरह जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक झलक नॉर्थ कोरिया के ब्रूटल डिक्टेटरशिप की, जहां लोगों की सोच और मरने का हक तख्ते किम के हुक्म पर है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या इम्पैक्टफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही हिडन ट्रुथ्स और जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।